आज का टॉपिक है हमारा कूलम्ब फोर्स। ओके, तो कूलम्ब फोर्स जो है ना वो आपको सेंट्रल फोर्स होता है और एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसको किसने दिया था? कूलम्ब साहब ने दिया था। ओके, तो कूलम्ब फोर्स के बारे में हमारे पास तीन तीन फैक्ट आ गया। सबसे पहला फैक्ट, इट इज सेंट्रल फोर्स। ओके, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, और तीसरा इसके बारे में क्या हमको मालूम चला? ओके, तीसरा कि यह ना इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओके, कूलम्ब साहब ने इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता, और इसको किसने दिया था? इट इज गिवन बाय कूलम्ब। ओके, तो कूलम्ब साहब ने दिया था, इसलिए इसका नाम है कूलम्ब फोर्स। अब देखिए, दो को चार्ज Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी R है, तो बताओ दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, ये हुआ कूलम्ब फोर्स के बारे में। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, और यह सेंट्रल फोर्स है, और यह कंजर्वेटिव फोर्स भी है। अच्छा, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पढ़ा है? ओके, तो यह भी वही करता है, यह भी कंजर्वेटिव फोर्स है। यह भी सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है मतलब कि यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखो, अगर दो को मास एक m1 है और दूसरा मास एक m2 है, और दोनों के बीच में दूरी r है, तो जो फोर्स लगेगा उसका नाम क्या होगा हमारा? d m1 m2 बाय r स्क्वायर। ओके, ठीक है, यहाँ पे d का मान कितना होता है? 20/3 इंटू 10⁻⁻11। ओके, अगर हमको इसका वैल्यू निकालना होगा, क्या निकालेंगे? डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो होता है के का मान हमको निकालना होगा, तो के का मान कितना होगा हमारा? 9 इंटू 10⁻9। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, के का मान एक चीज और होता है, 1/4πε0। ओके, और ε0 क्या है आपका? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, और ε0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसका डायमेंशन लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे, मतलब कि इसका यूनिट कितना होगा हमारा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं इसका, याद हो चाहे ना हो। फोर्स का मान कितना था हमारा? के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे के का मान कितना पुट करेंगे? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ε0 इधर जाएगा
और ये न्यूटन जो है इधर जाएगा, ठीक है। तो हमारा इप्सिलॉन नॉट का जो मान आएगा वो कितना आएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, मतलब यूनिट हुआ। ओके, इट इज यूनिट। अगर हमको डायमेंशन निकालना होगा, निकाल लेंगे। ओके, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आपसे पूछेगा कि के का डायमेंशन कितना होगा। ओके, डायमेंशन ऑफ के, तो इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए फोर्स का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, एम एन टी माइनस 2। के का डायमेंशन चाहिए आपको। कुलम्ब चार्ज कितना होता है, आई इंटू टी। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पियर टाइम का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और यहाँ पे नेट का क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे के का डायमेंशन कितना आएगा, एम एन क्यू टी पे पावर -4 ए पे पावर -2। ओके, ये के का डायमेंशन आ गया। अगर आपके पास के का डायमेंशन आ गया तो आपके पास जो होगा इप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। ओके, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे अगर दी का डायमेंशन को प्राप्त करना होगा। ओके, तो दी का डायमेंशन कैसे प्राप्त करेंगे, एफ इज इक्वल टू दी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो फोर्स का मान कितना होता है हमारा, एम एन टी माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन इतना होता है। दी का हमको याद नहीं है, हमको पता करना है। मास का कितना होगा, m का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा नेट है, तो यहाँ पे कितना होगा, n का स्क्वायर। तो दी का कितना होगा, यह नेट उधर जाएगा। तो दी का जो डायमेंशन होगा वो कितना आने वाला है, एम एन स्क्वायर। और ये यहाँ पे दो एम है, तो एक तो एम काटेगा तो ऊपर में जाएगा, एम -1 एन क्यू टी -2। ओके, ये हो गया आपका दी का डायमेंशन। अच्छा, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा क्यों की है, कूलम्ब लॉ में, अभी अभी मालूम चल जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है। अगर दो, ये कितना कहाँ है, एयर में है, ये कहाँ एयर में, ठीक है। तब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मान कितना होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो दो गो मास है, एक m1 है एक m2 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका मान कितना होगा, d m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और ये कहाँ है आपका, एयर में है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दोनों चार्ज, ये Q1 है और Q2 है, इसको हम एक मीडियम में रखते हैं। और मीडियम की जो परमिटिविटी कितनी है वो आपकी है इप्सिलॉन है। ठीक है, ये था परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी एयर में नहीं रहा। ओके, ये किसी मीडियम में है। तो अब इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और नीचे में इप्सिलॉन से भाग कर देंगे। तो जो आपका जो फोर्स का मान है कितना हुआ, F बाई इप्सिलॉन। अच्छा, यही चीज हम यहाँ पे करते हैं, मास के साथ करते हैं। तो क्या होता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक m1 है और एक हमारे पास मास है m2 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी r है। अच्छा, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा हमारा, d m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो बाग का फोर्स लगेगा किसके बराबर लगेगा, f के बराबर लगेगा। ओके, f डैश इज इक्वल टू f। तो यहाँ से क्या मानते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, वो किस मीडियम में रखा हुआ है। ओके,
यहाँ से एक बात नोट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on medium. ओके, एक लाइन में याद हो गया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने का इसको हम 5 पॉइंट भी बना सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम में अफेक्ट नहीं करता। अगर शुरू का फोर्स आपका होगा एफ, अगर किसी उसको मीडियम में रख देंगे तो उसका भी फोर्स होगा एफ। लिखने का हम 4 पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन उतनी कोई जरूरत नहीं है, वो आप बोर्ड एग्जाम में बना लीजिएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इससे काम चल जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, इफ इट इज केप in a medium having permittivity epsilon, then force becomes F by epsilon. ओके, एक इसलिए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को 60 में लिया था। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक जो है सॉरी इसको छोड़ो, यहाँ पे लिखो एक चार्ज Q1 है और एक दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच में दूरी कितना है, हमारा R है, और हमने एक उसके बीच में एक मीडियम रखा, और मीडियम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, T है, और इसकी जो परमिटिविटी है इप्सिलॉन है। ओके, तो पूछेगा फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 कितना होगा। ओके, तो देखो, तो इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो ये R जो है वो कौन सा आपका एयर में है, ये R जो दिया एयर का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इन मीडियम। ओके, मीडियम में Q1 और Q2 का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R डैश का मान कितना होगा, मीडियम का डिस्टेंस ऑफ द मीडियम कितना होगा हमारा, डिस्टेंस इन एयर माइनस टी, क्योंकि इतना डिस्टेंस में तो हमारा मीडियम रखा हुआ है ना, टी डिस्टेंस में हमारा मीडियम रखा हुआ है, तो टी डिस्टेंस को घटा दिया। ओके, अच्छा, टी डिस्टेंस को घटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मीडियम वाला डिस्टेंस ऐड करेंगे, तो मीडियम का डिस्टेंस कितना होगा हमारा, टी इंटू रूट के। ओके, मतलब दो भी, यहाँ पे क्या लिखा मीडियम का कितना लिखा, अगर मीडियम का यहाँ पे लिखा हुआ इप्सिलॉन, तो टी इंटू इप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस इन अ मीडियम। ओके, इसको बोल देंगे क्या, डिस्टेंस इन अ मीडियम। अच्छा, डिस्टेंस इन मीडियम हमने निकाल लिया, तो अब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मान कितना लिखेंगे, के Q1 Q2 बाई R डैश का स्क्वायर। R डैश का मान मैंने कितना निकाला था,
K Q1 Q2 बाई R माइनस T प्लस रूट इप्सिडा इंटू T इसका स्क्वायर। ओके, तो अगर हमें थोड़ा सा मीडियम रखते हैं दो को चार के बीच में, तो हमारा जो फोर्स का मान होगा कितना होगा, वो निकल गया। ओके, तो यह कंसेप्ट जो है यह पीएमटी में पूछ चुका है। अगर प्रीवियस का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा कि आप एक क्या कहते हैं, दो को मास है M1 और M2, उस दोनों के बीच में फोर्स लगा F और दोनों को रख दिया मैंने मीडियम में, तो बताइए हमारा फोर्स कैसे चेंज करेगा। ओके, इप्सिलॉन नॉट बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, बनाइएगा आपको मिलेगा। अच्छा, हमने अभी कूलम्ब्स लॉ के बारे में क्या पढ़ा कि F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, आगे कंसेप्ट में बने। आगे बढ़ते हैं, देखिए Q1 और Q2 दो को चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो अभी अभी हमने पढ़ा फोर्स कितना होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, अब फोर्स आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी है। सबको पता होना चाहिए कि फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो बताइए अब Q2 क्या करेगा, Q1 को खींचेगा, क्या रिपल्सन करेगा, वो चार्ज का नेचर पर डिपेंड करता है। तो मानते हैं कि Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। ओके, क्योंकि दो पॉजिटिव हो चाहे दो निगेटिव हो, दोनों डिपेंड करने वाला, इसलिए मैंने अभी बोला कि दो को पॉजिटिव हो चाहे दो निगेटिव हो, दोनों क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अच्छा, क्योंकि दोनों सेम नेचर का डिपेंड करेगा। तो फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 क्या करेगा, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 F12। अच्छा, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 F21। अच्छा, तो बेटा दोनों फोर्स का मान हुआ, ठीक है। अब जो है, ठीक है, तो फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2 इसका मान कितना होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और फोर्स ऑन 2/1 कितना होगा आपका, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 उसका मैग्नीट्यूड, और फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1 उसका मैग्नीट्यूड। ओके, हमने ब्रैकेट में लिखा मैग्नीट्यूड है, ये दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। लेकिन नेचर ऑफ फोर्स, ओके, नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके, बट नेचर ऑफ F1 on 2 and F2 on 1 are opposite। अच्छा, एक काम हो गया। ओके, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए, देयर आर टू फोर्सेस, so there are two charges plus 3 microcoulomb and minus 2 microcoulomb। okay, to find ratio between find ratio of the force between find ratio of force between plus 3 microcoulomb एंड -2 माइक्रोकूलम। ओके, आपके पास दो चार्ज है, +3 माइक्रोकूलम का और -2 माइक्रोकूलम का। ओके, तो दोनों के बीच का जो फोर्स का रेशियो का वो कितना होगा, ऑप्शन ए
3:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 9:4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 को चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का माइनस 2 माइक्रोकूलम का। अच्छा बताइए दोनों के बीच का जो फोर्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन चार्ज 3/2 एंड फोर्स ऑन चार्ज माइनस 2/3। दोनों के बीच का फोर्स का रेशियो कितना होने वाला है? एनीवन? जिसको भी आता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कितना होगा आपका? 3/2 होगा, 2/3, 1/1 और 9/4। अभी बताया है 1:1। ओके तो आपने क्या क्या एक कंसेप्ट सीखा, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। ओके नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। ओके अच्छा तो यहाँ पे एक चीज लिखिए नोट करके, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर बी मल्टीप्लाई इट बाय इट्स यूनिट वेक्टर। ओके अगर हमें किसी भी वेक्टर का हमको डायरेक्शन प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे? उसका यूनिट वेक्टर से गुना करेंगे। अब आपको मानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। ओके यूनिट वेक्टर के बारे में किसी से पूछेंगे तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ओके तो इट हैज मैग्नीट्यूड 1, सबको ये सबका पहला जवाब क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमारा 1 होगा। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट लोग क्या देगा कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? वेक्टर आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कैपिटल आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड को सिर्फ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके अच्छा इसको पढ़ते हैं आर कैप, इसको पढ़ते हैं आर कैप पढ़ते हैं। अच्छा तो अभी अभी हमने पढ़ा कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है Q1 और Q2, दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा हमारा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा अब हमको चाहिए इसके बीच का, हमको चाहिए इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे कि हम फोर्स को यूनिट वेक्टर से गुना कर दो, जो फोर्स का हमारा जो मैग्नीट्यूड है उसका यूनिट वेक्टर से गुना कर दो। ओके तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? आर के अलाउंग चाहिए। अगर हमको फोर्स Q2 पे चाहिए Q1 के अलाउंग, तो वेक्टर ये हुआ हमारा पोजीशन वेक्टर आर। ओके तो इसका मान हम पुट करेंगे तो जो हमारा जो फोर्स आएगा वो कितना होगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। ओके अब यूनिट वेक्टर आर की जगह क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी यूनिट वेक्टर का मान निकालने हैं आर बाय आर। ओके तो हमारा जो वेक्टर फॉर्म जो हुआ वो अभी हमने क्या निकाला? K Q1 Q2 बाई आर क्यू
into r, it is a vector form of force, कूलम्ब फोर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। आगे बढ़े। अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ कूलम्ब फोर्स, कि इसका क्या डिसएडवांटेज है। हमने कूलम्ब फोर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है। और उसका डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। व्हाट इज डिसएडवांटेज। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डिसएडवांटेज ऑफ कूलम्ब फोर्स। यहां तक का टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखिए ये होगा Q1 क्या है, पॉइंट चार्ज है। और ये Q2 हमारा क्या है, ये भी हमारा एक टाइप का पॉइंट चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच का तो फोर्स होगा, वो कितना होगा, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ओके, ये अच्छा, ये हुआ हमारा रॉड, और रॉड पे को हम चार्ज कर दिए पॉजिटिव। तो बताओ एक्टिव, और यहाँ पे एक चार्ज हमारा Q है, तो यहाँ का दूरी कितना होगा r, यहाँ का दूरी कितना होगा r1, यहाँ का दूरी कितना होगा r2, यहाँ का दूरी कितना होगा r3। अब बताओ, अब यहाँ पे हम क्या लिखें, चार्ज यहाँ भी है, चार्ज यहाँ भी है, चार्ज यहाँ भी है, तो हम क्या लिखें, और ये इसका चार्ज मानते हैं कुछ भी Q डैश, और इसका मानते हैं कुछ भी Q डैश डैश। ओके, नॉट पॉसिबल। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है। तो इस पे हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया इसको। अब बताओ, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा चार्ज, इसके बीच का दूरी इतना है। अच्छा, इसके बीच का दूरी कितना, इतना है, इसके बीच का दूरी इतना है, और कलर है ना मेरे पास, बहुत सा कलर है। और इसके बीच का दूरी कितना है हमारा, इतना है, और इसके बीच का दूरी हमारा इतना है। तो अब बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा अलग अलग ढंग से है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाउ भी अप्लाई कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होता। ओके, यही इसका डिमेरिट है, यही इसका डिसएडवांटेज है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कूलम्ब्स लॉ is not applicable for charge for any charged body having their shape
ओके, उसके पास कोई भी शेप चार्ज होगा तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज बॉडी। इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्ज बॉडी। ओके, आज की कहानी को इसको यहीं पे विराम देते हैं, बाकी इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, कि अलग अलग पॉइंट, अलग अलग चार्ज बॉडी का फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, दिखाते हैं, शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं इसका। एक मिनट, एक, हाँ, जैसे ये हुआ तो इसके बीच का फोर्स कितना होगा। तो देखो, इसकी लंबाई को मानते हैं हम लोग n, और इसकी दूरी की को मानते हैं r। तो इसका जो फोर्स का मान होगा इतना होगा, कि क्यू डैश डैश डिवाइड बाई r इंटू r प्लस n। ओके, इसी को थोड़ा बहुत सीखेंगे अच्छे ढंग से, मतलब कि इसको प्रूफ सीखेंगे कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे का इनवर्स स्क्वायर लॉ है, नहीं है। तो ये सब इसका डिमेरिट है। इनवर्स स्क्वायर लॉ नॉट फॉलो, यहाँ पे लिखो इनवर्स स्क्वायर लॉ नॉट फॉलो। लेट अस इन द सेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक?